हेलो यूजर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना बायोमोलिक्यूल्स का सेकंड पार्ट। ठीक है, देखो लास्ट पार्ट में हम ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि क्या क्या हमारा मेन प्रायोरिटी क्या है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो था वो किन चीजों से बना हुआ था, कैसे हम सेपरेट करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंपोजिशन को नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंपोजिशन से। ठीक है, और उसके लिए हमने दो एक्सपेरिमेंट्स किए थे। पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, कंपाउंड्स जानने के लिए मेनली हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड प्रेसिपिटेशन वाला एक्सपेरिमेंट किया था। और दूसरा एलिमेंटल कंपोजिशन जानने के लिए हमने किया था एक्सपेरिमेंट ऑफ सोडा ऐश। ठीक है, अब ऐश एक्सपेरिमेंट, बेसिकली ऐश टेस्ट किया था, जो सोडा ऐश नहीं है, ऐश टेस्ट किया था। ठीक है, चलो तो ये ऐश एक्सपेरिमेंट्स में हमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक चीजें मिल गई थी। ठीक है, और हमें अपना जो हमने कंपाउंड के लिए जो टेस्ट किया था हमारा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड प्रेसिपिटेशन, उसमें हमें मिल गई थी सारी कंपाउंड्स, बहुत सारी कंपाउंड्स मिली थी। ठीक है, हमें वो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में दो फ्रैक्शंस मिली थी। इफ यू रिमेंबर इट्स वेल एंड गुड, इफ यू डोंट रिमेंबर प्लीज गो सर्च स्पाइडेज बायोमोलिक्यूल्स लेक्चर 1। ओके, द ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड पीपीटी प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड प्रेसिपिटेशन में क्या हो रहा था, पहला स्टेप 1 क्या था, इसमें स्टेप 1 क्या था, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को लो, इसके अंदर आप डाल दो पूरा सेल को। ठीक है, उसको सेंट्रीफ्यूग करो, सेंट्रीफ्यूग करने के बाद जो भी स्लरी निकला वो स्लरी को क्या करो, चीज क्लोथ। ठीक है, चीज क्लोथ के ऊपर ऐसे रब करो पूरा, उससे स्ट्रेन करवाओ मतलब। ठीक है, तो क्या होगा, चीज क्लोथ बेसिकली एक्ट्स लाइक ए फिल्टर पेपर हियर इन। ठीक है, वो फिल्टर पेपर जैसा काम करेगा, उसको जब भी आप ऐसे स्ट्रेन करोगे उस नीचे कुछ डाल के, ठीक है, तो ऊपर में कुछ चीजें रह जाएंगी, कुछ चीजें रह जा रही थी और नीचे कुछ चीजें आ रही थी। ठीक है, जो चीजें नीचे आ रही हैं, अच्छा मान लो पानी को आपने ऐसे फिल्टर करवाया फिल्टर पेपर से। ठीक है, जो चीजें फिल्टर हो गए नीचे आ गए, जो फिल्टरेट में आया, ठीक, फिल्टरेट, ये फिल्टरेट था हमारा, मान लो ये था हमारा रिटेंटेट। ठीक है, इसको हम कहते थे, अच्छा जो फिल्टरेट में आ जाता है इसका मतलब वो सारे चीजें जैसे आयोन्स है पानी में। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस वाला घर में जो एक्वागार्ड लगा रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, उसमें लिखा रहता है ना कि कैल्शियम वगैरह वगैरह ये सब, मैग्नीशियम, ये सब बहुत सारे आयोन्स को पानी में वो रखे रहता है। ठीक है, वो सब चीजों को वो पानी से बाहर नहीं निकालता है। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि वो सब सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, वैसे ही ये फिल्टरेट में यहाँ पे हम चीज क्लोथ पर जब भी ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ अपना सेल वाला स्लरी को ऐसे स्ट्रेन करवाते हैं तो क्या होता है, फिल्टरेट में एसिड सॉल्युबल पूल आ जाता है। ठीक है, एसिड सॉल्युबल पूल मतलब जो सारे चीजें एसिड में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड क्या है, एसिड है। ठीक है, हाँ, और ये क्या, रिटेंटेट में वो सारे चीज रहते हैं, जैसे आप वो करवा रहे हो ना, फिल्टर करवा रहे हो तो क्या होगा, कंकड़ पत्थर थोड़ा सा सैंड वगैरह वो सब ऊपर में रह जाते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट सॉल्युबल। ठीक है, या फिर तो फिल्टर पेपर से वो जा नहीं पा रहे, इनका साइज बड़ा है। ठीक है, तो इनमें होता है एसिड इनसॉल्युबल पूल। ओके, सो हमें दो पूल मिल गए। ठीक है, पूल मतलब दो डिफरेंट चीजें। ठीक है, दो कैटेगराइज करने के लिए हमें दो ठो चीजें मिल गई। ठीक है, एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल। पूल मतलब ज्यादा अमाउंट में चीजें। चलो, तो हम अभी देखेंगे कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्या है, एसिड सॉल्युबल पूल में क्या है। ठीक है, क्योंकि हमें एक एक करके वही तो करना है, हमें पूरा खोलते जाना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है। ठीक है, थर्मोडायनेमिकली वो कैसा है, एनर्जेटिक्स कैसी है उनकी। ठीक है, वो एनर्जी कहां से मिलता है उनको। ठीक है बेटा, चलो तो देखते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल और एसिड सॉल्युबल पूल का क्या। चलो पहले चलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल में। ठीक है, तो चलो हमने तो एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स बता भी दी हैं
क्या बताया यहाँ पे, बताया ना कि वो चीजें एसिड में इनसॉल्युबल होंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। चलो तो सबसे पहला चीज, कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स insoluble in the TCA मतलब ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है, ट्राइक्लोरोएसिटेट। और क्या, कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, उसका साइज जैसे पत्थर कंकड़ वो सबका साइज क्या होता है, थोड़ा बड़ा होगा तो क्या होगा, ये चीज स्लोप से वो नीचे आ नहीं पाएंगे, ठीक है, साइज बिगर, ठीक है। और क्या, साइज अगर बड़ा है मतलब उनका वेट भी थोड़ा बड़ा होगा, वेट मोर देन 1000 डाल्टन। अच्छा, ये डाल्टन कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता है? 9th में पढ़े होगे ना। अच्छा चलो, +2 में केमिस्ट्री पढ़ा है, नहीं पढ़ा नहीं पता, पर 9th में तो पढ़ा होगा बेटा। व्हाट इज दिस डाल्टन? डाल्टन इज कंप्लीटली इक्वल टू 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। ओके, अगेन व्हाट इज दिस एटॉमिक मास यूनिट? 1/12 ऑफ कार्बन एटम, C12 कार्बन आइसोटोप, ठीक है, उसका मास जितना है, मास ऑफ 1/12 ऑफ C12 आइसोटोप। C12 मतलब कार्बन का 12 AMU वाला एक आइसोटोप है जिसमें से ये लाया गया है। 12 AMU मतलब उसमें 12 न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, वो केमिस्ट्री हमारा पार्ट नहीं है, ठीक है, उतना भी। चलो, 1 डाल्टन मतलब 1 AMU, ठीक है, उतना ही समझ जाओ और बाकी अब केमिस्ट्री में क्लियर हो जाना। चलो, 1000 डाल्टन, ठीक है, 1000 डाल्टन से जो भी ज्यादा हैं वो सब आएंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल में। अच्छा, हमें तो फिर क्या क्या चीजें मिले एसिड इनसॉल्युबल पूल में वो हम देखेंगे। एसिड इनसॉल्युबल पूल कंटेन्स पहले प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स के बाद लिपिड्स, और क्या होंगे उसमें, बड़े बड़े चीजें याद करो, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स। ध्यान रखी जाए, हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट सिर्फ इसीलिए ही किया था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, हम सब कंपाउंड्स के बारे में जान सके, ठीक है। और जो हम एश टेस्ट किए थे, एश एनालिसिस वाला एक्सपेरिमेंट, उसमें हमें ये पता चल रहा था कि कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज मेनली फॉर्म्स द एसिड इनसॉल्युबल पूल, और इनका वेट जो है, इनका जो मास है, mass of these 3 compounds are equivalent to 10,000 डाल्टन, ठीक है, 10,000 डाल्टन। ये 10,000 डाल्टन के आसपास है। 3 कंपाउंड्स लिखा है, तो प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स यही जाएंगे 10,000 डाल्टन्स के आसपास। ये लिपिड बेचारा अलग है, एक्चुअली इसको ऊपर रहना नहीं चाहिए था, ठीक है, ये सॉल्युबल हुआ नहीं, इस वजह से वो ऊपर रह गया, ठीक है। सॉल्युबल क्यों नहीं हुआ ये हम देखेंगे, ठीक है। लिपिड है जब मास, चलो देखते हैं थोड़ा सा। ये हो गया बच्चों, मिटा देते हैं इसको, ठीक है।
ओके, सो जो लिपिड्स था, दिस लिपिड्स, ओके, लिपिड्स कहां पे होते हैं सेल के? बेसिकली मेम्ब्रेन्स में होते हैं, ठीक है ना? सेल के मेम्ब्रेन्स कंटेन लिपिड, लिपिड्स, ठीक है। मेम्ब्रेन्स में ही लिपिड्स होते हैं। मान लो ये एक मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ऐसे लिपिड्स लिपिड्स लिपिड्स, मेम्ब्रेन में ऐसे 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 लिपिड्स ही भरे हुए हैं, ठीक है, ऐसे वाले, इस साइड से फिर ऐसे, ठीक है। बहुत सारे लिपिड्स हैं, पर ये कैसे हैं? बंधे हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। जब हम सेंट्रीफ्यूग करवाएंगे जोर से, ठीक है, जब हम बहुत जोर से सेंट्रीफ्यूग करवा रहे हैं, तब क्या हो रहा है? ये सब ऐसा एक शीट था, ठीक है, मान लो, वो सब कैसे हो जाते हैं? टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, ठीक है, ऐसे टुकड़े, फ्लेक्स जैसे बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे फ्लेक्स बन जाते हैं इनके। ओके, सो दीज टूटे हुए सेल के मेम्ब्रेन्स, ठीक है, टूटे हुए मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल, खाली इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, बाकी सब मेम्ब्रेन, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन हो गया, मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, सारे चीजों के मेम्ब्रेन सभी ऐसे टूट जाते हैं। अभी टूटने पर ये सारे मेम्ब्रेन्स, देखो, ये इनका खुद का कुछ पॉलरिटी है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन्स बने तो लिपिड से है ना, तो इसीलिए ये सब कैसे बन जाते हैं? फिर एसिड के अंदर, एसिड एक पोलर चीज है, उसके अंदर वो ऐसे लिपिड्स वाले मेम्ब्रेन्स के टुकड़े ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है? बिकॉज दिस इज ए कॉलर्ड, ठीक है, इसको बहुत घुमाने पर ये कॉलर्ड हो जाता है। फिर कॉलर्ड हो जाता है तो इसके ऊपर आके ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के ऐसे लेयर्स बन जाते हैं। क्यों? हम तो बात कर चुके थे ना बेटा, कंजर्वेशन थियरी, ठीक है, हमारा ऑलमोस्ट सेकेंड लेक्चर, ठीक है, सेकेंड नहीं, फर्स्ट लेक्चर ऑफ सेल बायोलॉजी, इसने नहीं देखा है, गो एंड वॉच दैट। ओके, तो उसमें क्या होता था? यही, जब भी कॉलर्ड बनेगा ड्यू टू चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, तो एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से वो आके ऐसे चारों ओर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? कुछ वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? इट फॉर्म्स वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म। अभी ये वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर्स इतने अच्छे नहीं है, इतने साइज में छोटे नहीं है कि वो नीचे चले जाए, ठीक है। इसीलिए लिपिड्स का फॉर्म वेसिकल्स, वेसिकल्स, दैट्स व्हाई आर फाउंड इन एसिड इंसॉल्युबल पूल, ठीक है। Will pool even if they have a molecular weight equivalent to 800 डाल्टन या फिर लेस देन, ठीक है, इक्विवेलेंट टू और लेस देन 800 डाल्टन। ओके, लेस देन 800 डाल्टन इनका एक्चुअली एक एक लिपिड के स्ट्रक्चर का ना 800 डाल्टन से भी छोटा होगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। पर फिर भी ये, क्योंकि वेसिकल्स कब बनेंगे? जब टुकड़े होंगे तो ही उनके ऊपर ऐसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का एक कवर चढ़ जाएगा। कवर चढ़ जाने पर ये सब वहां पे ऊपर रह जाएंगे, ठीक है, एसिड इंसॉल्युबल पूल में ऐसे ही रह जाएंगे, तभी हमें ये सब एसिड इंसॉल्युबल पूल में मिलेंगे। बट their molecular weight is less than 800 dalton. That's why lipid is not called a strict macromolecule. strict macromolecule, ये आपकी एनसीईआरटी की वाणी है, याद रख लीजिए। ओके, दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली a macromolecule. नॉट स्ट्रिक्टली ए मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऐसे वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, तभी ये एसिड इंसॉल्युबल पूल में आते हैं, वरना इनके तो वेट इतने कम है कि ये एसिड सॉल्युबल पूल में आ सकता है, ठीक है। चलो, हो गया ये वाला। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, एसिड सॉल्युबल पूल में। अच्छा देखो,
उससे पहले हम एक बात डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम बहुत डिस्कस कर लिए कि वेट ऐसा है, वेट वैसा है, ठीक है। 1000 से कम होगा वेट, 1000 से ज्यादा वेट होना चाहिए ताकि वो एसिड इंसॉल्युबल पूल में आ जाए, ठीक है। और जो भी हमें मिला, जैसे प्रोटीन हो गई हमारी, कार्बोहाइड्रेट हो गई, न्यूक्लिक एसिड हो गई, वो सब के जो वेट्स थे दोज वर कंपेरेबल विद 10,000 डाल्टन्स, ठीक है। ये सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑल द मॉलिक्यूल्स present in acid insoluble pool, ठीक है। एसिड इनसॉल्युबल पूल में जितने भी सारे होंगे एक्सेप्ट ऑफ लिपिड्स आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स, आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स या फिर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स एक ही बात है, ठीक है। अब दोनों ही लिख सकते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। बेसिकली क्योंकि इनका वेट इज कंपेयर टू वेट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10,000 डाल्टन। एनी हाउ 10,000 हो या नहीं वो तो नहीं पता हमें, पर वेट ग्रेटर देन 1000 डाल्टन ये जरूर पता है, ठीक है। वेट ग्रेटर देन 1000 डाल्टन, ओके। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल में सिर्फ मेम्ब्रेन के लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स ये सभी आएंगे, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे और मेम्ब्रेन्स में से सिर्फ लिपिड्स और प्रोटीन्स भी होंगे ना मेम्ब्रेन्स में, वो भी आ जाएंगे मैक्रोमोलिक्यूल में, ओके। दिस इज स्ट्रिक्टली रिटन इन योर बुक दैट एनसीईआरटी में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि all the macromolecules from cytoplasm form the acid insoluble pool, ठीक है। cytoplasm and membranes form the acid insoluble pool, ACIP मतलब एसिड इंसॉल्युबल पूल, ओके। कोई कंफ्यूज नहीं करना, और एक बार लिख लेते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल। चलो ठीक है। तो इनका बेसिक डिफरेंस क्या है एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल पूल में? उनका वेट, ठीक है, वेट और साइज। इनके साइज बहुत बड़े बड़े होंगे, ठीक है, कितने बड़े हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितना लंबा है कार्बोहाइड्रेट का चेन, कितना लंबा प्रोटीन है, कितना फोल्ड हुआ है, वैसे ही, ठीक है। और जो एसिड सॉल्युबल पूल होगा उसके बारे में हम देखेंगे, ओके। उनके वेट कैसे होंगे, क्या होंगे, हम देखेंगे। All the molecules present in the acid soluble pool roughly represent the cytoplasm, okay, represent the constituent of the constitution of cytoplasm, ठीक है। जैसे मान लो एमिनो एसिड्स हो गए, ठीक है। एमिनो एसिड्स कहां से बनते हैं बेटा? प्रोटीन का एक चेन था, ठीक है, ऐसा वाला मान लो एक चेन था प्रोटीन का, तो ये सब एक एक एमिनो एसिड्स हैं, ठीक है। एमिनो एसिड्स जुड़ के फिर प्रोटीन्स बनते हैं, तो ये बन गया प्रोटीन, ओके। ये प्रोटीन टूटा तो छोटे छोटे एमिनो एसिड्स बन गए। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ एक एक, ठीक है। इनका वेट बहुत कम है। एमिनो एसिड्स हो गए हमारे, ग्लिसरॉल हो गया, फैटी एसिड्स हो गई, मोनोसैक्राइड्स हो गया जैसे ग्लूकोज वगैरह, ठीक है, मोनोसैक्राइड्स, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एटसेट्रा, ठीक है। ये सब शुगर्स, ठीक है, एक एक शुगर के मॉलिक्यूल, ठीक है।
ये सब हो गए। न्यूक्लिक एसिड में एक एक पायरिन, प्यूरिन, प्यूरिमिडिन, पायरिमिडिन या फिर प्यूरिन हो गए। नाइट्रोजनस बेसिस इनको बोला जाता है। ओके, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, ये सब हो गए। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप्स हो गई, सल्फेट्स हो गई, ये सब सब, आयोडीन हो गई, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कुछ भी ले लो तुम, ऑल दीज आर फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल, सब मिल जाते हैं। ठीक है, सब सॉल्युबलाइज हो जाते हैं और फिर एसिड सॉल्युबल पूल में हमें मिलते हैं। ठीक है, इनका वेट कितना है? ऑल दिस मॉलिक्यूल्स have a weight range of 10 to 800 daltons. Okay, 10 to 800 daltons। बेसिकली दोनों को डिफरेंशिएट यहां पे क्या होता है? 1000 से, लेस देन 1000। All molecules with weight less than 1000 डाल्टन। ठीक है, लेस देन 1000 डाल्टन, ये क्राइटेरिया है। ठीक है, क्राइटेरियन है। आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स और सिंपली बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स, कॉल्ड माइक्रोमोलिक्यूल्स और सिंपली बायोमोलिक्यूल्स। ये पूरी की पूरी आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, मेरी याद की हुई है। ठीक है, सिंपली बायोमोलिक्यूल्स। जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, हम लोग जब प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, तब क्या होता था, एक दो बुक्स ही थे जो पूरा एनसीईआरटी के मतलब लाइंस याद करवाते थे। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगी बुक्स की, वैसे आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, कौन से बुक्स हैं, which gives you the पूरा NCERT। ओके, those books are good and we were just resorting to such books। तब तक अनअकैडमी, सो सर, तब तक नहीं आई थी इंटरनेट प्लेटफॉर्म जैसी चीजें। ठीक है, तो हमें जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, क्लास जाके पढ़ना पड़ता था, और उसमें भी अगर आपकी मतलब बहुत अच्छी किस्मत है तब आप जाते थे अच्छे वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, वरना आपको कहीं भी ले जाते थे, ब्रोकर्स होते थे ना, तो ले जाते थे कहीं भी। ठीक है, चलो ये लिख लो डाला। सो दैट एंड्स आवर क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, देयर वेट। ओके, व्हाट इज द लिमिट? तो लिमिट है 1000 डाल्टन। 1000 डाल्टन से जो भी बड़े हैं, ठीक है, वो सब एसिड इनसॉल्युबल पूल में जाएंगे, कहलाएंगे बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे सब बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। यहाँ पे जितने भी सारे होंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, और क्या? इनका वेट ग्रेटर देन 1000, इनका वेट लेस देन 1000। और एक डिफरेंस होता है इनमें ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। ओके, साइज, इनका साइज बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। इन एंगस्ट्रॉम, ओके, एंगस्ट्रॉम मतलब इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -10, पर इनका जो है इन द ऑर्डर ऑफ 10, साइज इन ऑर्डर ऑफ nm, मतलब 10 to the power -9, मतलब 10 गुना कम से कम 10 गुना बड़े होते हैं इनसे। ठीक है, चलो इतना तो बेसिक था। और कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं इनको? ठीक है, ये एसिड इनसॉल्युबल पूल, सॉल्युबल पूल, इन पे क्वेश्चंस काफी सारे आ सकते हैं। ठीक है, सो मार्क दिस। बेसिकली इनके साइज पे ही, मतलब ये वेट पे ही क्वेश्चंस आता है।
और बाकी तो एक्सरे डिफ्रैक्शन करने पर हमें बहुत सारी इमेजेस मिल जाती है इनकी, उससे भी पता चल जाता है कि इनका साइज कितना है। ठीक है, कॉलोइडल एनालिसिस पर भी पता चलता है कि कौन सा वाला वेवलेंथ ये लोग अब्जॉर्ब कर रहे हैं, कौन सा वाला वेवलेंथ ये लोग छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो सब पढ़ के भी हमें पता चलता है कि ये कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, कितने बड़े हैं, साइज कितना है उनका, सब पता चल जाता है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल, सो बेसिकली क्लासिफिकेशन था वो। ठीक है, क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियलिटी। ठीक है, कितना यूजेस है, एसेंशियलिटी एंड यूजेस। ओके, यूजेस कैसा है इनका, उस बेसिस पर हम और एक बार क्लासिफाई करेंगे बायोमोलिक्यूल्स को। तो उसके बेसिस पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। ओके, सो पहला है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, आपके बुक में है। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इन चीजों में जाने से पहले सबसे पहले ये वर्ड समझते हैं बेटा। व्हाट इज दिस वर्ड मेटाबोलाइज्ड मीन्स? ओके, मेटाबोलाइट्स जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? ठीक है, मेटाबोलाइट्स, अच्छा ये वर्ड कहीं सुना हुआ है? मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ये सब वर्ड्स आप सुन चुके हो ना? कहाँ सुने थे? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला सबसे पहला वाला जो लेक्चर था ना, व्हाट इज बायोलॉजी, वहां पे हमने सुना था कि मेटाबॉलिज्म इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसके अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर प्रेशर, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सब मेंटेन होके रहता है। ठीक है, बाहर का चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने आप को मेंटेन करता रहता है। क्यों मेंटेन करता है? ताकि उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हो सके। ओके, जैसे मान लो ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड हो गया, आई एम गिविंग दिस एग्जांपल बिकॉज इट इज इन योर बुक। लैक्टिक एसिड, ओके, ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड हो गया, या फिर ग्लूकोज का पायरुविक एसिड हो गया, पायरुविक एसिड हो गया। ओके, सो ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड या फिर ग्लूकोज का पायरुविक एसिड होना, मतलब ग्लूकोज हमें पहले ये तो चाहिए, रिएक्टेंट ये तो चाहिए, फिर जाके हमारा ये प्रोडक्ट निकलेगा। सो बोथ दीज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर ए पार्ट ऑफ दिस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ओके, ये जो मेटाबॉलिक नामक रिएक्शन है, मेटाबॉलिज्म नामक जो काम है, ठीक है, वो मेटाबॉलिज्म में ये दोनों का ही रोल है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट अगर बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा? रिएक्शन अपने आप बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि और ज्यादा हो गए तो एक एक्यूमुलेशन होने लगेंगे, शायद उसके बहुत सारे खराबी भी हो सकते हैं। ठीक है, पानी पीना अच्छा है, हद से ज्यादा पानी पीना बुरा है। ठीक है, खाना खाना अच्छा है, पर बहुत ज्यादा खाना खाओगे तो ओबेसिटी हो सकती है। ठीक है, वही चीज है, बस बंद कर देना चाहिए, जब बहुत हो जाए तो बंद कर देना। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में ये दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है, और ये दोनों को ही हम बोलेंगे मेटाबोलाइट्स, वो चाहे रिएक्टेंट हो या फिर चाहे प्रोडक्ट हो। ओके, दिस बोथ थिंग्स आर कॉल्ड एज मेटाबोलाइट्स। Both reactants and products R and P are called as metabolites. Okay? चलो, तो अभी समझ में आ गया ना व्हाट आर मेटाबोलाइट्स। चलो, तो अभी देखते हैं हमारा वो प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है। both the things, मतलब reactants which are used in a metabolic reaction, the products which are formed in a metabolic reaction, all are called as metabolites. ठीक है, even the catalysts, ठीक है, जो reactions को push forward करने के लिए यूज होते हैं, उनको भी हम metabolites ही कहते हैं। ठीक है, जो भी चीजें एक रिएक्शन के लिए चाहिए वो सब मेटाबोलाइट्स हैं। तो फाइनली बायोमोलिक्यूल्स का काम तो वही है कि नहीं? चलो, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं? which has all those molecules
which has roles or functions in common physiological pathways. ठीक है, common physiological pathways, physiological pathways, सारे जितने फिजियोलॉजिकल पाथवे हो गए, मतलब जैसे एनर्जी चाहिए हमें, ठीक है, हमें प्रोटीन कोई बनाना है, हमें कोई न्यूक्लिक एसिड तैयार करना है, ये सारे रिएक्शंस में, ठीक है, ये सारे रिएक्शंस में हम जो चीजों को इस्तेमाल करते हैं, जिन चीजों को, जैसे हमारी प्रोटीन्स हो गई, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो काम में आते हैं, ठीक है, कुछ कैटलिस्ट्स में जैसे कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के जैसे, ठीक है, प्रोटीन्स हो गई, कुछ लैक्टिक एसिड भी हो सकता है एग्जाम्पल, ठीक है, पायरुविक एसिड हर दिन एनर्जी प्रोडक्शन में यूज होता है यार वो, ठीक है, पायरुविक एसिड, और क्या, ऑक्सीजन, O2, बिना O2 के तो हम एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, ओके, ये सारे चीज जो विच आर यूजफुल इन फिजियोलॉजिक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पाथवेज, ठीक है, उनको हम बोलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ये हर दिन हर टाइम काम में आते रहते हैं और प्रोड्यूस्ड इन मच क्वांटिटी, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन लार्जर क्वांटिटीज, एंड हैव इजियर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। अच्छा देखो, अगर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, अच्छा देखो, कोई चीज अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसको बाकी चीजों से सेपरेट करना इजी है, मतलब बहुत कम अमाउंट में कुछ है, मान लो आप फ्रांसियम की बात कर लो और सोडियम की बात कर लो, फ्रांसियम और सोडियम, ओके, सोडियम क्या है, बहुत अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये इजीली मिल जाता है। फ्रांसियम क्या है, एक तो कम है, ऊपर से ये रेडियो एक्टिव भी है, खत्म भी होता जाता है, ठीक है, टूटता भी जाता है, तो इसी वजह से ये बहुत कम अमाउंट में मिलता है, इसको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो सोडियम हमें बहुत चीजों में मिल जाता है, ठीक है, सॉल्ट के तौर पे, ऐसे खाली मेटल के तौर पे उसको हम रख सकते हैं, ठीक है, तो वही बात हो गई, अगर ज्यादा अमाउंट में है तो उसको एक्सट्रैक्ट करना इजी है, ठीक है। ऑलवेज फॉर्म्ड इन द ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज में हमेशा यूजफुल है, फॉर्म्ड इन ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज में बहुत काम आती है, ओके, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं क्योंकि वो पहले काम में आते हैं, उनका रोल होता है ग्रोथ एंड फिजियोलॉजी में, ठीक है, और लार्जर क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होते हैं विद इजियर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। चलो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे चलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन सी चीजें हैं, which are produced very small in very small quantities, ठीक है, प्रोड्यूस सबसे पहला तो वही, प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, in very small quantities, so difficult to extract, ओके, एक्सट्रैक्शन में बहुत जान निकल जाती है। अच्छा, रबर को एक्सट्रैक्ट करते हुए किसी ने देखा है? पहले हमें वो उसको काटना पड़ता है, फ्लोएम को एक पर्टिकुलर जगह पर, फिर काटोगे तो जाके रबर धीरे 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 निकलने लगता है, ठीक है, वैसे ही बहुत परेशानी होती है, ठीक है। चलो, एक्सट्रैक्शन में बहुत प्रॉब्लम होता है, ग्रोथ फेज में कभी नहीं प्रोड्यूस होते ये सब, ठीक है, एक तो कम होते हैं और ग्रोथ फेज में नहीं। जब सेल अपना रिलैक्स कर रहा है, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म रिलैक्स कर रहा है, ठीक है, तो जाके ये सब चीजें प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। लैग फेज, जब उसको ज्यादा रैपिडली अपना रिप्रोडक्शन करना है, अपनी मतलब सरकार बढ़ानी है, तब नहीं प्रोड्यूस होता ये सब, ठीक है। लैग फेज में जब वो ग्रोथ नहीं चाहिए, उसको थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है सेल, तभी चाहिए, प्रोड्यूस्ड इन लैग फेज।
लैग फेज बोल सकते हैं, इसको स्टेशनरी फेज भी बोला जाता है, ठीक है, स्टेशनरी फेज। किसी के साथ जब कंपटीशन करना बंद कर दो ना, तो इसको कहेंगे हम स्टेशनरी फेज। कोई सेल्स के लिए तो वही है, मतलब ऑर्गेनिजम्स के लिए वही है स्टेशनरी फेज। ओके ओके, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, नॉट इन्वॉल्व इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। Processes that their functions are yet to be discovered. Yet to be discovered. बहुत सारे हैं जिनके फंक्शंस हम अभी भी नहीं पता है, नहीं जिनका फंक्शंस हमें अभी भी नहीं पता है, बट बहुत ऐसे हैं जिनका फंक्शंस हमें पता है। उनमें से क्या क्या है? डिफेंस, most important function we know till date is defense. Okay, most important function till date is defense. ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स पर ना, प्लांट्स के अंदर बहुत सारे प्लांट्स को, अच्छा किसी ने देखा है वो जो पौधे से साइड में होता है, इनमें से ऐसे फूल निकले होते हैं, पूरा शिवजी पर चढ़ाने के लिए मम्मी लेके जाती है। कैलोट्रोपिस, ओके, दैट इज द कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। सो ये कैलोट्रोपिस को ना कोई नहीं खाता, मतलब कोई गाय बकरी ये सब नहीं खाते कभी, उनको हार्बीवोरस कभी नहीं खाते। ठीक है, क्यों नहीं खाते? क्योंकि उनके अंदर ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन द फॉर्म ऑफ टॉक्सिन्स इनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, इसीलिए दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग इटन बाय द हेर्बिवोर्स। ठीक है, तो बेसिकली डिफेंस हो गया इनका काम। एग्जाम्पल्स में लिख लो, सेंट्स, गम्स, पिगमेंट्स, और क्या, ऑयल्स, बहुत सारे ऑयल्स भी प्रोड्यूस करते हैं ना, बहुत सारे सीड्स, दैट इज ऑल्सो टर्पीन्स। ऐसे बहुत कुछ लिख सकते हैं हम पढ़ेंगे, आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, दीज आर ओनली एग्जांपल्स। सेंटेड आइटम्स कुछ कुछ होते हैं, गम्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, टर्पीन्स होते हैं। ठीक है, चलो, तो these are secondary metabolites, difference between secondary and primary metabolites. Okay, for your understanding and for basic knowledge. लिख लिया तो इसको बंद कर देते हैं। So calotropis, this plant here is calotropis. NCERT की एक खासियत है, क्या बोलो, कि वो एक जगह पे सारे चीज को नहीं देता। कैलोट्रोपिस के बारे में ये जो बात है ना, ये आपको मिलेगा 12th के एनसीईआरटी में, लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे उसका एग्जाम्पल नहीं है। अच्छा, बहुत टाइम दिस, ओके, जोक्स अपार्ट, ये देखो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बहुत टाइम प्ले देयर रोल्स एज हॉर्मोन्स, मे बी हॉर्मोन्स। ओके, हमारे बॉडी में भी बेटा जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत थोड़े अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, पर जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, बहुत वेस्ट भी होते हैं एंजाइम्स, तो हार्मोन्स कभी इतने ज्यादा नहीं हो जाते कि वेस्ट हो जाए। ठीक है, इसीलिए तो इनमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है ज्यादा। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज या फिर टॉक्सिसिटी सिंड्रोम, ये सब हो जाता है। ओके, चलो, आपके बुक में दिया गया है टेबल नंबर एनसीईआरटी टेबल 9.3। ओके,
Okay, last lecture में we have discussed 9.4 table as 9.3, but that is not 9.3, that is 9.4, that was 9.4. Okay, this is 9.3, table 9.3. Okay, so table 9.3 में ऐसा क्या है देखते हैं. ओके, अभी के लिए अभी एक याद रखो, पालतू एसेंशियल टॉक्सिन्स लेके ड्रग पी गया. एसेंशियल टॉक्सिन्स लेके ड्रग पी गया. ठीक है. So it is like, it goes like this: pigments, alkaloids, terpenes, essential oils, toxins, lectins, drugs, polymeric substances. Okay, this is pigments, alkaloids, terpenes, essential oils, toxins, lectins, drug, polymeric substances. पालतू एसेंशियल टॉक्सिन्स लेके ड्रग्स पी गया. ओके, दिस इज काइंड ऑफ अ न्यूमोनिक, नथिंग एल्स. न्यूमोनिक है, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाए वही बड़ी बात है, चल याद रह जाए. ठीक है, तो चलो बताओ पिगमेंट्स में क्या क्या आएंगे. एंथोसियानिन, कैरोटीनॉइड्स. ओके, कैरोटीनॉइड्स ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स होते हैं. एंथोसियानिन गिव्स ब्लू कलर. ओके, एंथोसियानिन, कैरोटीनॉइड्स, these are basically orange color pigments, blue color pigments. चलो, ये दोनों ही लिपिड सॉल्युबल. बोथ आर लिपिड सॉल्युबल. ओके, अल्कलॉइड्स में क्या होता है? मॉर्फिन कोडेन. ठीक है. टर्पीन्स में मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स. ये टर्पीन्स जो है ना, दीज ओनली एक्ट एज जिबरेलिक एसिड. यहां पे लिख लेते हैं बेटा, मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, जिबरेलिक एसिड. जिबरेलिक एसिड क्या है? एक प्लांट हार्मोन है. ठीक है, फाइटो हार्मोन, प्लांट हार्मोन. ठीक है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड दैट टाइम, तब जो मैंने बोला था ना कि ये सारे कुछ ऐसे भी होते हैं जो हार्मोन जैसे काम करते हैं. ठीक है, मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स. ये अल्कलॉइड्स के बारे में तो सभी को पता होगा. मॉर्फिन, कोडेन. ठीक है, मॉर्फिन वो स्मैक. ठीक है. एसेंशियल ऑयल्स, लेमन ग्रास ऑयल. ओके, टॉक्सिन्स, एर्बिन, रिक्सिन. लेक्टिन्स, कॉन्कानावैलिन ए. ओके, ड्रग्स, ड्रग्स में कुर्कुमिन, विनब्लास्टिन. हल्दी
हल्दी जो आप लोग खाते हो ना उसमें कुरकुमिन होता है, ठीक है। चलो पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में आएगा सेल्यूलोज, पॉलीसेकेराइड, कोई भी सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन बोल दो वैसे ही, ठीक है। रबर, गम, ठीक है। सो सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, रबर, गम, ये सब हो गए आपके पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में। तो देखो इसमें और एक बात भी है कि हमारा जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट टू द प्लांट है, पर ये सारे चीज ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। मेटाबोलाइट्स are important for human beings. Human use, वही तो कर रहे हैं हम, ठीक है। यही करने के लिए तो हम लोगों ने इतना सारा पढ़ने का ठेका उठा रखा है, ठीक है। इतना सब क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिक काम वही है कि हम अपने यूज में उसको यूज कर सके, अपने काम में उसको लगा सके, ठीक है, नेचर को लगा सके, उसी से तो स्टार्ट किया था। चलो पिगमेंट्स, पिगमेंट्स के लिए पाल, इसके लिए न्यूमोनिक लिख लो। न्यूमोनिक ये है मेरा पालतू एसेंशियल टॉक्सिन्स लिया, फिर ड्रग पी गया, लेके ड्रग्स पी गया, ड्रग्स पी गया, ओके। दिस इज द न्यूमोनिक। पालतू में पिगमेंट्स, पिगमेंट्स के अंदर आता है एंथोसियानिन, कैरोटेनॉइड्स। देखो बोथ आर लिपिड सॉल्युबल, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एक बार नीट में, ओके। एल्कलॉइड्स में आएगा मॉर्फिन, कोडेन, ठीक है। मॉर्फिन कोडेन के बारे में सभी को पता है आई गेस, ओके। टर्पिन्स में मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स और मोनोटर्पिन्स, ये दोनों क्या हैं? जिबरलिक एसिड्स हैं डिफरेंट टाइप्स के। ये जिबरलिक एसिड जो है ये एक फाइटो हार्मोन है, ठीक है, प्लांट हार्मोन है, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो एसेंशियल ऑयल्स जो हैं उनमें लेमन ग्रास ऑयल एक आता है, टॉक्सिन्स आर्बिन और रिक्सिन, लेक्टिन्स कॉन्कनावेलिन ए, ड्रग में आता है कुरकुमिन और विनब्लास्टिन, पॉलीमरिक सब्सटेंसेस में आता है सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, रबर, गम, इतने सारे, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन यूज। सो दैट एंड्स योर टॉपिक फॉर टुडे, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। सो यू गाइस हैव ए क्वेश्चन, ठीक है, मतलब मेरी तरफ से क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करके रखिएगा, नेक्स्ट क्लास रखिएगा, इन द सेंस यू कैन आंसर इट इन योर कमेंट, ठीक है, कमेंट में आंसर कर लो। तो आंसर ये है कि लिविंग सिस्टम इज अ थर्मोडायनेमिकली ओपन सिस्टम और ए क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। लिखो, आप क्या सोच रहे हो वो लिखो, ठीक है। एनसीईआरटी में इसका आंसर दिया हुआ है। I'll not be saying, just go and read this chapter number 1 from your NCERT, chapter 1, okay? वो chapter 1 पढ़ो, ठीक है, उसी में लिखा हुआ है इसका आंसर, whether human body is an open or closed system, closed thermodynamic system, ठीक है। Answer this question. Next we will be moving on to all the different types of बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, जितने मोनोमर्स हैं, जैसे एमिनो एसिड्स हो गए सबसे पहले, फिर ग्लूकोज हो गया, शुगर, मोनोशुगर्स हो गई, न्यूक्लिक एसिड्स के नाइट्रोजनस बेसिस हो गए, वो सब पहले पढ़ेंगे, फिर चलेंगे प्रोटीन्स, लिपिड्स, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स में फिर चलेंगे, ठीक है। सो दैट एंड्स टुडे सेशन, बाय। ये याद हो जाना चाहिए बेटा, टेबल्स याद होने चाहिए एनसीईआरटी के, ठीक है। जैसे बचपन में 2 1 या 2 याद रखते थे ना, 2 1s are 2, सो वैसे ही ये भी याद होना चाहिए टेबल्स।
चलो ओके बाय। letting you think out of box.